गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आपके 10th क्लास के हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। सबसे पहले मैं यूरोप में राष्ट्रवाद में से इटली के एकीकरण का क्वेश्चन करवाऊंगी। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इटली कैसे अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। वो चार सभी हिस्से याद करने हैं, क्योंकि जो भी इटली के सारे हिस्सों पर जो भी राजे राज करते थे, कोई भी इतालवी, एक राजा ही इतालवी भाषा बोलता था, बाकी कोई भी इटली की भाषा जो इतालवी है वो नहीं बोलता था। तो पहले तो हमें सबसे पहले इटली के अलग अलग हिस्सों पर किस किस का राज था वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब इटली का एकीकरण होगा तो उन राजाओं को वहां से हटाया गया होगा, लड़ाई करके या युद्ध करके। तो इटली 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें उत्तरी इटली पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। जैसे कि सारी दिशाओं के हिसाब से हम पहले तो इटली के सभी हिस्से याद करेंगे किस पे किसका राज था, क्योंकि जब हम आंसर करेंगे कि किसने हराया उनको, जिस जिसने इटली के हर हिस्से पर कब्जा कर रखा था, उसको कैसे हटाया गया, फिर हमें पता चलेगा कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो पहले है 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। पहले सबको पता होना, इटली के 7 हिस्से थे। उत्तरी इटली पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, मतलब 4 दिशाएं होती हैं, तो जो उत्तरी इटली का उत्तरी हिस्सा था उस पर ऑस्ट्रिया का राज था। वहाँ के यूरोप का एक देश ऑस्ट्रिया, उसने कब्जा कर रखा था। और बीच वाली जो इटली थी, मध्य इटली पर पॉप का शासन था, जो रोम का पॉप है उसका शासन था। और दक्षिणी इटली पर स्पेन के बूर्बो राजवंश के राजाओं का राज था। दक्षिणी इटली पर उत्तर वाला ऊपर वाली इटली होगी, उत्तरी इटली यानी कि इटली का ऊपर वाला हिस्सा, उस पे ऑस्ट्रिया का राज था। मध्य इटली पर पॉप का राज था। दक्षिणी इटली पर स्पेन के बूर्बो राजाओं का कब्जा था। परंतु सॉर्डिनिया एक उसका हिस्सा था, सॉर्डिनिया पीडमोंट ही ऐसा इटली का भाग था जिसके ऊपर इतालवी भाषा बोलने वाले राजा एमेनुएल द्वितीय का राज था। मतलब आपको सारे हिस्सों को नहीं याद करना, मेन हमें उत्तरी उत्तरी इटली पर ऑस्ट्रिया का राज था, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी पावरफुल वो देश है यूरोप का। इसने भी कई मतलब यूरोप में कई जगह इसने अपना कब्जा कर रखा था। तो उत्तरी इटली पर भी ऑस्ट्रिया का कब्जा था, मध्य इटली पर पॉप का था, दक्षिणी इटली पर स्पेन के बूर्बो राजाओं का राज था। क्योंकि हमें इनको जो मतलब ऊपर वाले तो एक उसमें कहने में ही हो जाएंगे कि उसने हरा दिए थे, जो भी काबूल है, जब उसने एक कूटनीतिक नीति बनाई थी, कूटनीतिक नीति बनाई, तो बाकी सबको हरा दिया था। लेकिन जो दक्षिणी इटली में स्पेन के पूर्व राजे थे, उनको गैरीबॉल्डी ने वो करा था। तो हमें पहले तो ये सभी हिस्से याद करने के, उत्तरी इटली पर ऑस्ट्रिया का राज था, मध्य इटली पर पॉप का था, दक्षिणी इटली पर स्पेन के बूर्बो राजाओं का राज था। और एक ही हिस्सा था इटली का, सॉर्डिनिया पीडमोंट, जिस पे ऐसे राज्य का राज था जो इटली की इतालवी भाषा बोलता था। बाकी सभी जो भी हिस्से थे वहां पर जो राजे थे उनको इतालवी भाषा नहीं आती थी। बस ओनली सार्डिनिया पीडमोंट के जो राजा थे उनको ही इटली की इतालवी भाषा बोलनी आती थी। तो मेन ये चारों हिस्सों का पता होना चाहिए आपको। फिर किस किस ने इटली का एकीकरण करने में अपनी भूमिका निभाई। जैसे अब सॉर्डिनिया पीडमोंट का जो राजा इतालवी भाषा बोलता था, उसका नाम क्या था, ये था, राजा का नाम था एमेनुअल द्वितीय। ये नाम याद करना आपके लिए। सॉर्डिनिया पीडमोंट का राजा जो इतालवी भाषा बोलता था, एमेनुअल द्वितीय। इसको आप कॉपी पे बार बार लिख के देखो, या फिर किसी का नाम रख लो कि इटली का सार्डिनिया पीडमोंट का राजा जो इतालवी भाषा बोलता था, उसका नाम था एमेनुअल द्वितीय। और एक हमें जो जिसने सबसे पहले इटली को एक करने की कोशिश की थी, वो जेयूसेपी मेस्सिनी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसने ये एक क्रांतिकारी था जिसने गुप्त संगठन बनाए थे, यंग यूरोप और यंग इटली जैसे गुप्त संगठन बनाकर इटली का एकीकरण करने की कोशिश की थी, लेकिन ये
इसे सफलता नहीं मिली थी। आपको पहले 3 हिस्से करने हैं, चारों हिस्से याद करने हैं। उत्तरी इटली पर ऑस्ट्रिया का, मध्य इटली पर पोप का, दक्षिणी इटली पर स्पेन के बूर्बो राजाओं का, और एक हिस्सा ऐसा था जहाँ पर जो कि सार्डिनिया पीडमोंट था, जिसके ऊपर इटली की इतालवी भाषा बोलने वाले राजे एमेनुअल द्वितीय का राज था। एमेनुअल द्वितीय आप बार बार लिख के देखो। और सबसे जियोसेपे मैसिनी भी आपने बार बार लिख के देखना, क्योंकि जियोसेपे मैसिनी ने सबसे पहले 1831 से लेकर 1848 तक इटली का एकीकरण करने के लिए गुप्त संगठन बना के जंग यूरोप और जंग इटली जैसे गुप्त संगठन बनाकर इटली को एक करने की कोशिश की थी, जो जिसमें उसको सफलता नहीं मिली थी। मतलब 1831 से लेकर 48 तक 18 साल वो इटली का एकीकरण करने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। दूसरा फिर देखते हैं आगे। अब जब उसको यूसेपे मैसिनी को 18 सालों में सफलता नहीं मिली, तो फिर किस पे आ गई? अब एक ही राजा था जो इतालवी भाषा बोलता था, क्योंकि इटली की इतालवी भाषा बोलने वाले जो हिस्से थे उनको एक किया जा रहा था। तो जो इतालवी भाषा व्यक्ति बोलता होगा, जिसकी जो शक्तिशाली होगा इटली के अंदर, वही वो भी चाहता होगा कि इटली के सारे हिस्से एक हो जाएं। तो वो कौन हो सकता है? वो सार्डिनिया पीडमोंट का जो राजा था। सार्डिनिया पीडमोंट भी इटली का एक 7 हिस्सों में से, इटली के 7 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा सार्डिनिया पीडमोंट है। और इसका जो राजा था वो इतालवी भाषा बोलता था। उसकी भी इच्छा होगी कि इटली को एक किया जाए। पहले जियोसेपी मैसिनी ने 18 साल कोशिश की। वो क्रांतिकारी था, उसने गुप्त संगठन बनाए थे, जंग यूरोप और जंग इटली जैसे गुप्त संगठन बना के उसने कोशिश की, लेकिन वो 18 साल कोशिश करता रहा, सफल नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति कौन सा आ गया? वही आ गया जिसका हमने ऊपर याद किया है कि एक हिस्सा इटली का वो सार्डिनिया पीडमोंट, जहाँ इतालवी भाषा बोलने वाला राजा था। अब इटली के एकीकरण जियोसेपे मैसिनी के बाद इटली के एकीकरण की जिम्मेवारी सार्डिनिया पीडमोंट के राजा एमेनुअल द्वितीय पर आ गई। सार्डिनिया पीडमोंट की मतलब कि सार्डिनिया पीडमोंट जो इटली का हिस्सा था, उसने फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक नीति बनाई। उस कूटनीतिक बनाने के पीछे किसका हाथ था? ये काबुर भी आपको याद करना है, क्योंकि काबुर की कोशिश से ही इटली के सारे हिस्से एक हुए थे। तो जो सार्डिनिया पीडमोंट जिसका राजा इतालवी भाषा बोलता था, इटली के उस हिस्से ने फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक नीति बनाई, और जिसके पीछे किसका हाथ था? काबुर का हाथ था। काबुर काबुर ने ही मेन जनक कौन है? इटली का एकीकरण करने का जो सारा श्रेय किसको जाता है? काबुर को जाता है। तो काबुर ने सार्डिनिया पीडमोंट की फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक नीति बनाई थी, जिसके कारण सार्डिनिया पीडमोंट ऑस्ट्रिया को 1859 में या 1859 में हरा सका, क्योंकि ऑस्ट्रिया का वहाँ था क्या राज था, इटली के जिन हिस्सों पर ऑस्ट्रिया का राज था वहां से उसको हटा दिया गया। सबसे पहले जियोसेपे मैसिनी ने 18 साल कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। बस उसके वो रखने अपने गुप्त संगठन कौन से थे? जंग यूरोप और जंग इटली संगठन बना के 18 साल तक जर्मनी को एक करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद इसकी जिम्मेवारी सार्डिनिया पीडमोंट के राजे जो कि इतालवी भाषा बोलता था एमेनुअल द्वितीय पर आ गई। सार्डिनिया में पीडमोंट ने फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक नीति बनाई थी, जिसके पीछे काबुर का हाथ था। इस कूटनीतिक नीति के सहारे सार्डिनिया पीडमोंट ऑस्ट्रिया को हरा पाया, चाहे डेट ऑफ ईयर मत लिखना। और दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों से अब वो तो हरा दिया उसको तो, लेकिन उसके बाद जो दक्षिणी इटली थी उसके और 2 सिसिलियां थी वहां पे। दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियां भी इटली का हिस्सा है। और यहाँ पर स्पेन के बूर्बो राजवंश के राजाओं का राज था। तो इन स्पेन के बूर्बो राजवंश को के जो राजे थे उनको दक्षिणी और 2 सिसिलियों से हटाने के लिए यूसेपी गरीबोल्डी भी एक व्यक्ति है, इसको भी याद करना है।
जेयूसेपी गैरिबोल्डी ने अपनी लाल कुर्ती वाली सेना और वहां के स्थानीय किसानों की सहायता ली। मतलब जो दक्षिणी इटली है, दक्षिणी इटली से स्पेन के बुर्बो राजवंश के राजाओं को हटाने के लिए एक और नया व्यक्ति आया, जेऊसेपी गैरिबोल्डी ने अपनी लाल कुर्ती की सेना और दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के जो किसान थे उनकी हेल्प से स्पेन के बुर्बो राजवंश के राजाओं को वहां से मतलब भगा दिया। और इस तरीके से जब दक्षिण इटली से भी स्पेन के बुर्बो राजवंश के राजे हट गए और दो सिसिलियों से भी स्पेन के बुर्बो राजवंश के राजे हट गए, तो 1861 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ और सॉर्डिनिया का जो एमेनुअल द्वितीय था वो इटली का राजा बन गया। इस तरह 1861 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ और एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। इटली में लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसके कारण वो उदारवादी राष्ट्रवाद को नहीं समझ पा रहे थे और इटली के जिन किसानों ने गैरिबॉल्डी का साथ दिया था वह इटालिया, जो कि इटली का प्रतीक है, को एमेनुअल द्वितीय की पत्नी समझते थे। आपने इसमें से 5 जो आसान लगे वो पॉइंट याद करने हैं। इसमें से कौन किस किस का नाम याद करना है? पहले तो आपने याद करना है इसका नाम, जिसने पहले कोशिश की 18 साल पहले। 3 हिस्से, उत्तरी उत्तरी इटली पर ऑस्ट्रिया का राज, मध्य इटली पर पोप का राज, दक्षिणी इटली पर स्पेन के बुर्बो राजाओं का राज और एक हिस्सा जो सॉर्डिनिया पीडमोंट था उसके ऊपर जो राजा राज करता था, ये भी इटली का हिस्सा था, वो इतालवी भाषा बोलता था, उसका नाम था राजा एमेनुअल द्वितीय। और सबसे पहले इटली का एकीकरण करने के लिए जेउसेपे मैसिनी ने कोशिश की थी और जंग यूरोप और जंग इटली जैसे गुप्त संगठन बनाकर, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। नंबर 1 जेउसेपी मैसिनी याद करना है। तो जब वो नहीं सफल हुआ जेउसेपी मैसिनी, तो फिर सॉर्डिनिया पीडमोंट का राजा जो इतालवी भाषा बोलता था उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई इटली का एकीकरण करने की। फिर सॉर्डिनिया पीडमोंट ने काबुर की हेल्प से फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक नीति बनाई। फिर उस नीति के सहारे सॉर्डिनिया पीडमोंट ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया और अब रह गए दक्षिणी इटली और दो सिसिलियों के ऊपर। स्पेन के बुर्बो राजवंश को हटाने के लिए चौथा व्यक्ति आ गया, जेउसेपी गैरिबोल्डी। इसने अपनी लाल कुर्ती की सेना और वहां के किसानों की हेल्प ली स्पेन के बुर्बो राजवंश को वहां से भगाने के लिए। और जब उनको भगा दिया वहां से, तो 1861 में इटली का एकीकरण हो गया और सॉर्डिनिया पीडमोंट के जो राजा था एमेनुअल द्वितीय को ही इटली का राजा बना दिया गया। वहाँ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इटली का जो इटली की जो प्रतीक इटालिया थी उसको वो समझते थे कि वो इसकी पत्नी है, एमेनुअल द्वितीय की पत्नी है। तो इस तरीके से आपको 4 जेउसेपी मैसिनी, जेउसेपी गैरिबोल्डी और एमेनुअल द्वितीय काबुर 4 व्यक्तियों का मेन इसमें हिस्सा है। जेउसेपी मैसिनी जिसने पहले की, जिसके ऊपर बाद में जिम्मे आई वो आया क्या है एमेनुअल द्वितीय, तीसरा काबुर था, चौथा गैरिबोल्डी, जेउसेपी गैरिबोल्डी। अगर आप लोग इसको इन सभी पॉइंटों को बार बार लिख के देख लोगे तो आपको इटली का एकीकरण समझ आ जाएगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों अगर आपको मेरी मतलब समझ आई हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।